गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 35। डेट है हमारी 30 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है पोल साइंस से राजनीति विज्ञान से संघवाद। पिछले वर्कशीट में हमने संघवाद के बारे में पढ़ा, एकात्मक और संघात्मक सरकार के बारे में पढ़ा और सूचियों के बारे में पढ़ा। 3 सूचियाँ बताएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास, राज्य सूची में राज्य सरकार के पास और समवर्ती सूची में दोनों के पास। और अगर विचार ना मिले तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का माना जाएगा। तो अब देखते हैं भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। भाषा के आधार पर प्रांतीय गठन हमारे देश की पहली और कठिन परीक्षा थी। ये आज़ादी के बाद की बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती। पहले नहीं था, पहले पूरा भारत एक था। बाद में प्रांतीय गठन किया गया भाषा के आधार पर। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ है। राज्यों का निर्माण करने के बाद देशी कार्यशैली जो है वो सुचारू रूप से चलाई जा सकी है, नहीं तो इतना आसान नहीं होता इतने बड़े देश को संभालना। फिर भाषा नीति क्या थी? भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ये आप याद रखेंगे कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। पूरे देश में हिंदी नहीं बोली जाती। अगर आप साउथ साइड देखेंगे तो वहाँ के लोग ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं या वहाँ की लोकल लैंग्वेज। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, हिंदी और उसके अलावा 21 भाषाएं। केंद्र सरकार ने किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएँ हैं जिसमें वहाँ का कामकाज किया जाता है। फिर 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या थे? अब क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और जिलों में बटा हुआ है, गांव में बटा हुआ है, तो पंचायती राज व्यवस्था आई। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग पूरे देश का इलेक्शन कराता है, उसी प्रकार राज्य चुनाव आयोग जो है उस राज्य में पंचायत और नगर पालिका का इलेक्शन कराते हैं। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। राज्य सरकार के पास जो पैसा है और जो अधिकार है, जो शक्तियाँ हैं, उनका कुछ हिस्सा इनको पंचायत और नगर पालिकाओं को देना पड़ता है। अब ये स्वशासी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहली है ग्राम पंचायत। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। जो गांव में होती है वो ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। जितने भी लोग गांव में रहते हैं 18 साल से ऊपर, वो सभी वोटिंग करते हैं और अध्यक्ष या प्रधान या सरपंच और पंचों को चुना जाता है। फिर है पंचायत समिति। स्थानीय शासन का वह ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। छोटे छोटे गाँव की जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, तो उसको मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके की सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो पंचायत के सदस्य होते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। फिर है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। तो पंचायत समिति बन गई ये वाली, सबसे पहला है ये ग्राम पंचायत। फिर इनको कई गाँव की ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति बन जाती है। फिर कई पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बन जाती है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्था कुछ अधिकारी सदस्यों के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है।
फिर नगर निगम या नगर पालिका ये होती है शहरों में, ये जो है ये सारे गाँव में। नगर निगम होती है हमारी शहर में। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है, छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें चुना जाता है वोट डालकर। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर कहा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ये विशेष याद रखें कि जो आपका MCQ होना है वो 1 नंबर के क्वेश्चन से ही होना है। तो 1 नंबर में पूछा जैसे नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर। क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार होता है? भारत की भाषा नीति पर एक नोट आपको लिखना है। तो आज की वर्कशीट अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।